नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। पिछले कुछ दिनों से हमने मॉडर्न इंडिया के टॉपिक शुरू किए हुए हैं। तो मॉडर्न इंडिया के टॉपिक्स में आधुनिक भारत का इतिहास जो हम कर रहे हैं, उसमें हमारा अगला टॉपिक जो है वो डुअल एडमिनिस्ट्रेशन बाय रॉबर्ट क्लाइव है। रॉबर्ट क्लाइव की दोहरी शासन व्यवस्था एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर प्रश्न जो है वो एग्जामिनेशन में इससे पूछे जाते हैं। तो इसका बैकग्राउंड क्या है? दोहरी शासन प्रणाली का बैकग्राउंड जो है, इसके बारे में मैं एक लेक्चर दे भी चुका हूं आप लोगों को कि बक्सर का जो युद्ध हुआ था, तो बक्सर के युद्ध में जीत प्राप्त हुई कंपनी के ऑफिशियल्स को, और एक वो बहुत बड़े क्षेत्र में रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, दीवानी राइट्स प्राप्त कर लेते हैं, हासिल हो जाते हैं उनको। और एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन जो है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो भी उनके हाथों में आ जाता है, कंपनी ऑफिशियल्स के हाथों में आ जाता है। लेकिन वो एक पॉलिसी बनाते हैं। रॉबर्ट क्लाइव जो है वो 1765 में अपने गवर्नरी के दूसरे काल में आता है। सेकंड उसका ये जो है फेज है उसके, जो उसे गवर्नर बनाया गया। तो उस काल में आके वो एक सिस्टम डेवलप करता है जिसे हम डुअल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कहते हैं, ये डबल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम या दोहरी शासन प्रणाली, क्लाइव की दोहरी शासन प्रणाली। तो ये भारत का जो फेडरलिज्म है उसके इतिहास में, और जो लीगल हिस्ट्री है या कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है, या किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रशासनिक सेवा का इतिहास जो है, उसमें भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बन जाता है कि हाउ द सिस्टम फ्लरिश्ड एंड हाउ द सिस्टम इवोल्व। ये सिस्टम इवोल्व कैसे हुआ और फ्लरिश कैसे हुआ, इसकी क्या मेरिट्स थी, क्या डिमेरिट्स थी, वो सभी हम डिस्कस करेंगे। तो 1765 में रॉबर्ट क्लाइव जो है वो इस बात को सोचता है, दोहरी शासन प्रणाली। तो होता क्या है या हुआ क्या बक्सर के युद्ध के बाद कि दीवानी राइट्स तो मिल गए, दीवानी राइट्स जो हैं वो मिल गए कंपनी के ऑफिशियल्स को, और एक तरह से जो स्टीचर था, नवाब का स्टीचर जो है वो इनको मिल जाता है। लेकिन ये डायरेक्टली बंगाल का नवाब बनने से इनकार कर देते हैं। ठीक है, नवाब की जो राइट्स हैं वो छिन चुके हैं, हमें यहाँ पर ये याद रखना है। नवाब के राइट्स बक्सर के युद्ध के बाद छिन चुके हैं। रेवेन्यू के जो अधिकार था, रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार था, वो छिन चुका है। वो अधिकार जब कंपनी ऑफिशियल्स को मिल गया तो हम कह सकते हैं कि नवाब के सारे पावर्स उनके पास आ गए। तो वो चाहते तो वो डायरेक्टली बाय फेस, अपना फेस दिखा के, अपना चेहरा सामने ला के भी बंगाल पे रूल कर सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने करने से मना कर दिया। ऐसा रॉबर्ट क्लाइव ने करने से मना कर दिया। उसने दीवानी राइट्स लिए, साथ में सिविल राइट्स जो हैं वो भी उनके पास हैं, जो मिलिट्री राइट्स हैं वो नवाब के पास हैं, जो सैनिक और मुकदमे हैं, सैनिक जो अधिकार हैं, और जो फौजदारी के मुकदमे हैं, जो क्राइम से रिलेटेड मुकदमे होते हैं, बेसिकली फौजदारी से रिलेटेड निज़ाम, वो भी बंगाल के नवाब के पास है। वो भी इनको प्राप्त नहीं हुए, और इनकी मंशा भी नहीं थी कि बंगाल के नवाब को डायरेक्टली हटाकर वहाँ पर आप बैठा जाए। तो बक्सर के युद्ध के बाद जो नवाब बनाया गया वो निज़ामुद्दीन बना था। नवाब निज़ामुद्दीन था। वो जो निज़ामुद्दीन थे वो मीर जाफ़र के बेटे को बनाया गया, और उनकी योग्यता तो बिल्कुल ही साबित नहीं हो रही थी, सिद्ध नहीं हो रही थी, और पूरी का पूरा प्रशासन जो था एक तरह से वो क्लाइव के हाथों में आ चुका था, कंपनी के हाथों में आ चुका था। लेकिन सीधे तौर पर प्रशासन ना करते हुए एक ऐसा सिस्टम बनाया गया कि चेहरा तो नवाब का रहे, जो सामने चेहरा है, फेस है, वो नवाब का रहे, लोगों को ये लगे कि रूल नवाब का चल रहा है, लेकिन जो पावर्स हैं वो सारी की सारी किसके पास है? कंपनी के पास है। इवन की सारी फाइनेंशियल पावर्स भी किसके पास है? कंपनी के पास है। कि पैसा खर्च करने के लिए भी नवाब को कंपनी की तरफ देखना पड़ता था, कंपनी के मुंह की तरफ देखना पड़ता था। और रेवेन्यू कलेक्शन तो सारी की सारी करने का अधिकार कंपनी को मिल गया, वो कर रहे हैं, और उसमें से अपने पास भी रख रहे हैं। और डेवलपमेंट भी कैसे हो सकती है? विकास भी नहीं हो सकता, क्योंकि विकास तो तभी होगा जब टैक्स आएगा, जब लगान आएगा, और लगान का पैसा ज़्यादा कौन रख रहा है? कंपनी रख रही है। तो विकास का कार्य भी कहीं ना कहीं रुकता नजर आ रहा है, वो भी डिपेंड हो गया, वो भी निर्भर हो गया। किस पे निर्भर हो गया? कंपनी के ऑफिशियल्स पे। तो ऐसा क्यों किया रॉबर्ट क्लाइव ने? रॉबर्ट क्लाइव एक बहुत दूरदर्शिता वाला, हम कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर था, जो उसकी सोच बड़ी दूरदर्शिता वाली थी, लेकिन ये सिस्टम उसका ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सका। वो ये सोच रहा था कि अभी मैं डायरेक्टली अपना चेहरा या कंपनी का चेहरा लोगों के सामने ना लाऊं, क्योंकि जो इंडियन प्रिंसिपैलिटीज थी, भारतीय रियासतें थी, उनकी बगावत होने का भी डर था, उनके विद्रोह होने का डर था। वो ये नहीं चाहता था
क्योंकि अभी कंपनी के पैर बिल्कुल नए नए ताज़े ताज़े बक्सर के युद्ध के बाद राजनीति में आने शुरू हुए। वो नहीं चाहता था कि ये पैर एकदम से उखड़ जाए। और उसके साथ साथ हेग में, हॉलैंड में भी एक इंटरनेशनल कोर्ट वहाँ पर थी, मौजूद थी, तो इंटरनेशनल एटिकेट्स और डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग भी चलना पड़ता था। और वो नहीं चाहता था कि वो इंटरनेशनल कोर्ट जो हेग में है उनको ये बात का पता चले कि कंपनी भारत में क्या कर रही है, व्यापार के साथ साथ और क्या कर रही है। वो ये भी नहीं चाहता था कि फ्रांसीसी कंपनी या और कंपनियों को या और देशों को ये पता चले कि यहाँ पर अंग्रेजी कंपनी क्या कर रही है। वो ये भी नहीं चाहता था कि ये सब अगर पता चल गया तो कहीं ये ना पता चले कि इसके पीछे कहीं ना कहीं बैकिंग जो है वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की है। वहाँ पर जो इंग्लैंड में बैठे हुए हैं शासक, कहीं ना कहीं से उनकी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बैकिंग भी है। तो वो कतई ये बातों को नहीं चाहता था। हाँ, लेकिन वो साथ साथ जो एक लगान एकत्र करने का अधिकार मिला है, जो सिविल राइट्स का अधिकार मिला है, उसे एंजॉय भी करना चाहता था। तो एक तरीका यही निकला उसके सामने बेसिकली कि उसने नवाब को बिठाई रखा और पीछे स्ट्रिंग्स जो हैं वो उसके हाथों में थी। और दो डिप्टी नवाब बनाए गए, एक तो सितब राय, डिप्टी नवाब जो थे, एक सितब राय, बिहार वाला एरिया देख रहे थे ये डिप्टी नवाब, और एक मोहम्मद रजा खान, मोहम्मद रजा। ये जो है ये एरिया देख रहे थे बंगाल का, ये वहाँ के डिप्टी नवाब हैं। ठीक है, तो बंगाल का एरिया देख रहे हैं और सितब राय जो है वो बिहार का एरिया देख रहे हैं। ये डिप्टी नवाब हैं, दोनों उप नवाब हैं, लेकिन बेसिकली ये कंपनी के आदमी हैं, ये कंपनी द्वारा बिठाए गए ऑफिशियल्स हैं और इनके थ्रू ही रेवेन्यू का कलेक्शन हो रहा था। और रेवेन्यू का कलेक्शन होने के बाद सारी की सारी रिपोर्ट जो है वो रॉबर्ट क्लाइव को दी जाती थी। और रॉबर्ट क्लाइव ने मिलिट्री राइट्स भी खरीद लिए, 53 लाख रुपीस, 53 लाख रुपए जो है वो देना मंजूर हुए कि आप एक वर्ष में इतने पैसे, 53 लाख रुपए जो हैं वो नवाब को देंगे, बंगाल के नवाब को देंगे, और इसके एवज में आप हमें मिलिट्री राइट्स भी दे दीजिए और फौजदारी के जो राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, वो भी हमें आप दे दीजिए। तो वो अधिकार भी इन्हें मिल गए। तो क्या हुआ, तो हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि अधिकार तो सारे आ चुके हैं, कि पावर्स तो सारी कंपनी के पास आ चुकी हैं, लेकिन अपना चेहरा वो अभी भी सामने नहीं लेके आए। उनको कहीं ना कहीं भारतीय रियासतों का डर था, उनको मराठों का डर था। मराठा एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में अभी भारत में थी। वो चाहते तो इस कंडीशन में अवध पे भी कंट्रोल कर सकते थे, उसी टाइम अवध पे कब्जा कर चुके थे, तो शुजाउद्दौला साहब वहाँ पे बैठे हैं और वो शुजाउद्दौला के साथ जो इलाहाबाद की संधि हुई है उसके बाद कर सकते थे कि अवध हमारा है, आप हमें दे दीजिए। और कमज़ोर स्थिति में था शुजाउद्दौला, तो वो कुछ कर का पाने की स्थिति में ना होता, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने डायरेक्टली अवध में इंटरफियर करना ठीक नहीं समझा। ही वांटेड टू मेक अवध अ बफर स्टेट, एक बफर स्टेट, एक फ्रेंडली स्टेट के रूप में अवध को उसने विकसित किया या बनाना चाहता था कि अवध के उस साइड में जो मराठास हैं वो भी अटैक ना कर सकें बंगाल में, और अवध जो है वो एक तरह से न्यूट्रल स्टेट के रूप में उभर के आता है। तो ये एक सोच जो है वो रॉबर्ट क्लाइव ने रखी बेसिकली। और फायदे जो है इस दोहरी शासन प्रणाली के, सभी फायदे तो अंग्रेजी कंपनी को ही नजर आ रहे हैं। उनका रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ा, बेसिकली उनका कोई सीधा वास्ता जो है वो रियाया से नहीं है, कोई अपनी पब्लिक से कोई सीधा वास्ता नहीं है। कोई भी गलत कार्य होता या विकास के कार्य थम जाते या कंपनी के अधिकारी कुछ टॉर्चर कर रहे होते, कहीं पर अत्याचार कर रहे होते लगान लेने के लिए, तो ये कभी नहीं कहा जाता था कि ये कंपनी ने किया। बात किसकी आती थी, बात नवाब की आती थी, तो क्योंकि सारी की सारी जिम्मेवारी जो है वो उसकी थी। लेकिन ये जो ड्वाल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, ये जो दोहरी शासन प्रणाली है, ये अधिक देर तक चल नहीं सकी। 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने इसे खत्म किया। आई रिपीट, 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने इस ड्वाल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को, इस दोहरी शासन प्रणाली को खत्म कर दिया था। ये ज़्यादा देर तक चल नहीं सका। एक और कारण कहा जाता है बेसिकली, क्योंकि जब ये नया नया अधिकार मिला है प्रशासन का, तो कंपनी के पास इतने अधिकारी थे ही नहीं। क्लरिकल लेवल के कर्मचारी, जो छोटे लेवल के अधिकारी थे, बेसिकली क्लरिकल लेवल के जो जिन्होंने काम करना था, वो उसके पास नहीं थे।
इसलिए उसने ये समझा, बेसिकली यही सोचा कि ठीक है, नवाब के पास व्यक्ति हैं, योग्य अधिकारी हैं, योग्य कर्मचारी हैं, तो उसे ही एक अब काम करने दो, पावर तो अपने पास रहने दो। तो ये भी एक सोच रही होगी रॉबर्ट क्लाइव की। और इन सारी प्राप्तियों के बदले रॉबर्ट क्लाइव को हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर भी बनाया गया और बहुत सारे अवार्ड्स जो हैं वो ब्रिटेन में दिए गए, इंग्लैंड में मिले रॉबर्ट क्लाइव को। तो एक ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम एक हमारे इतिहास का एक ऐसा पार्ट है जो उसके बाद कभी भी नहीं हुआ। ये रॉबर्ट क्लाइव की एक यूनिक योजना हम कह सकते हैं जो उसने दी थी बंगाल को। आई होप कि आप दोहरी शासन प्रणाली को समझ गए होंगे। सो इफ यू like the lectures and videos, subscribe the channel History by Rakesh Baba. Thank you very much.